my visa in just 15 days and this is the twist कि पासपोर्ट स्टैम्प ही नहीं हुआ था. So my visa is spousal open work permit. ओपन वर्क परमिट ओपन नहीं So अरे यार मारा एक बोल रहा वो मोटा है. 30 days तक 30 कंटिन्यू Hello guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Yesha. मैं मेरे हस्बैंड रह रहे अभी कनाडा में and do not forget to subscribe my channel. So आज हम बात करने वाले हैं कि how I got my visa in just 15 days. So सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरा वीज़ा टाइप कौन सा है. So my visa is spousal open work permit spouse visa. स्पाउसल ओपन वर्क परमिट ओपन नहीं so my visa is spousal open work permit visa. तो स्पाउस वीज़ा के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ यहाँ पे पीआर है तो आपको डायरेक्ट ही पीआर मिल जाता है. एंड इफ़ योर हस्बैंड और वाइफ इज स्टूडेंट हियर और ही और शी इज़ ऑन हर वर्क परमिट तो आपको ओपन वर्क परमिट इंडिया से ही मिल सकता है. सो माई वीज़ा इज़ ओपन वर्क परमिट. तो आज हम उसके बारे में सारी बात करेंगे कि उसकी प्रोसीजर क्या क्या है एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से इसमें चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ओके सो कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट सो वी विल डिस्कस कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो सबसे पहले तो है वेडिंग फ़ोटोज़. आपकी वेडिंग के सारे रिचुअल्स के फ़ोटोज़ वो लोग मांगते हैं. एंड हनीमून फ़ोटोज़ एंड टिकट्स लाइक द फ्लाइट टिकट एंड द होटल बुकिंग टिकट. उसके साथ एक स्टोरी लिखनी पड़ती है. सो इफ़ यू हैव अरेंज मैरिज तो उसमें आप लोग मतलब फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई वो सब लिखना है. एंड इफ़ यू हैव लव मैरिज देन लव स्टोरी देन आप लोग कैसे मिले थे भी लिखना है. एंड उसके साथ वो लोग चैट हिस्ट्री भी मांगते हैं, पुराने फ़ोटोज़ भी मांगते हैं. सो काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ्स भी मांगते हैं. एंड उसके साथ जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट एंड द लिविंग सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट. सो या वो सारी चीज़ें द नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स. तो ये हो गई नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स. एंड उसके साथ आप जिनके भी बेसिस पे जो भी कनाडा है आपका स्पाउस उनकी वो लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है, कितनी लेंथ का प्रोग्राम है. एंड उसके साथ उनकी फ़ी रिसिप्ट. एंड आपके जो स्पाउस है उनका जब तक का वर्क परमिट और स्टडी परमिट होगा उतनी लेंथ तक का आपको वीज़ा मिलेगा. उसके बाद आप दोनों को वो एक्सटेंड करने के लिए वो सारी प्रोसीजर यहाँ आके करनी होगी. आपके स्पाउस का जो वर्क परमिट एक्सटेंड होगा इधर फॉर 1 ईयर और फॉर 3 ईयर्स. उसके साथ साथ आपका वर्क परमिट भी एक्सटेंड हो जाएगा. So yeah, that's all about the documents requirement. Now we will discuss about my case. तो मेरा वीज़ा तो आ गया था 15 दिन में ही, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आ गया था जिससे हम सारे लोग स्ट्रेस में आ गए थे. तो वो क्या था उसके लिए वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज स्टोरी में अभी आने वाला है ट्विस्ट. सो वी विल गो वन बाय वन कि क्या क्या प्रोसीजर हुई थी एंड कौन से प्रॉब्लम्स आए थे एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे. सो मेरी जो फ़ाइल थी वो हमने 2 फरवरी को अप्लाई की थी एंड हमने एजेंट थ्रू ही करवाई थी. तो वो जो एजेंट है वो कनाडा बेस्ड है. सो हमने उनके 1-2 सक्सेसफुल केसेस देखे थे जहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया था. सो वी जस्ट थॉट कि हम उनके थ्रू ही करवाते हैं. सो 2 फरवरी को मेरी फ़ाइल हमने कर दी थी सबमिट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ. सो जैसे ही आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो थोड़े दिन बाद आ जाता है बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट. सो मेरी बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आई गेस 5 फरवरी. हाँ सो मेरी बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आई थी 5 फरवरी को. एंड उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है ऑनलाइन. सो VFS ग्लोबल में आपको अपॉइंटमेंट लेनी है एंड मैंने अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी एंड वो आई थी 7 फरवरी को. सो 7 फरवरी को हम अहमदाबाद गए एंड वो बायोमेट्रिक की सारी प्रोसीजर हो गई. सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया. जैसे ही बायोमेट्रिक डन हो गया तो उसके बाद हमें वेट करना था मेडिकल का बिकॉज जनरली वीज़ा के लिए यही सिस्टम होती है. लाइक आप करते हैं पहले अप्लाई, उसके बाद आता है बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट, उसके बाद आता है मेडिकल रिक्वेस्ट. एक बार आपका मेडिकल अप्रूव हो जाता है उसके बाद वो वीज़ा की प्रोसीजर करता है. तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा बायोमेट्रिक डन हुआ वो बायोमेट्रिक अपडेट हो गया. उसके शायद 10 दिन या ऐसा कुछ में मेरा आ गया था वीज़ा. तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेडिकल तो अभी तक हुआ ही नहीं है एंड हाउ आई गोट माई वीज़ा. सो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. तो उसके बाद પછી હું કર્યું હતું આપણે. तो जैसे ही हमारा वीज़ा आ गया, वीज़ा मतलब PPR आया था, मतलब पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आती है जो कि आपको भेजना होता है और उस पर जब आपका स्टैंप लगता है तब वीज़ा आया कहलाता है.
बट या जनरली पीपीआर आता है मतलब लोग सोच लेते हैं कि वीज़ा आया, एंड वैसा ही हमारे साथ हुआ। जैसा ही पीपीआर आया हमें लगा कि हमारा वीज़ा आ गया है। सो पीपीआर आ गया था 10 दिन के बाद बायोमेट्रिक के, एंड मेडिकल अभी बाकी था। सो जब पीपीआर आ गया उसके 2 दिन बाद हमें मेडिकल की रिक्वेस्ट आई थी कि यू हैव टू डू योर मेडिकल। तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है कि ऑनलाइन कभी कभी स्लॉट्स नहीं दिखाते हैं, तब कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसमें जल्दी से नंबर आ जाता है। तो मैंने भी कॉल किया था बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी लाइन दिखा रहे थे, मतलब स्लॉट्स खाली नहीं थे ऑनलाइन। तो मैंने मेरी मेडिकल करवाई थी केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। सो अहमदाबाद में 2 ऑप्शन है, केडी एंड अपोलो। जो लोग गुजरात से उनको पता होगा कि वीज़ा के लिए 2 हॉस्पिटल्स है। सो मैंने ले ली थी अपनी अपॉइंटमेंट और मैं गई अहमदाबाद और सारी मेडिकल और वो सब ख़त्म किया। एंड मेडिकल के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक मेरे पूरे 7 घंटे लग गए थे। प्रोसीजर इतनी लंबी नहीं है, लेकिन वो जो लाइन में रहना और वो सब है वो सारा चिक है, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। तो मेडिकल हो गया डन, एंड उसके नेक्स्ट डे ही हमें पासपोर्ट सबमिट करना था। तो हम लोगों ने जैसे ही मेडिकल ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे हमने पासपोर्ट सबमिट कर दिया VFS ग्लोबल अहमदाबाद में। पासपोर्ट सबमिट करने के बाद 5-6 दिन या फिर 1 वीक में वो घर पे आ जाता है पासपोर्ट, या तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी प्रोसीजर हो गई एंड हमें लगा कि ठीक है अब आ जाएगा हमारा पासपोर्ट स्टैम्प हो गए। तो हम लोगों ने फ़्लाइट टिकट बुक कर दी। चलिए यही होता है कि जब आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपको लगता है कि अब तो पासपोर्ट स्टैम्प होके आ ही जाएगा, बिकॉज आपने सारी चीज़ें कर दी, आपके पास पीपीआर है। सो यही चीज़ हमारे साथ हुई थी। तो शायद 5-6 દિવસ રહીને આવ્યો હતો। हाँ सो शायद अरे यार મારા એક બોલવામાં બહુ ઘોટાળા થાય છે। सो हमारा पासपोर्ट कुरियर में आ गया था 6 दिन बाद, एंड वो जैसे ही कुरियर आया हमने देखा कि पासपोर्ट स्टैम्प हुआ है या नहीं। एंड दिस इज़ द ट्विस्ट कि पासपोर्ट स्टैम्प ही नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि वीज़ा नहीं आया। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए कि यार हमने तो सब कुछ सही किया था, पीपीआर आ गया फिर भी ये स्टैम्प क्यों नहीं हुआ। एंड क्या होता है कि पीपीआर जो है वो 30 डेज तक कंटिन्यू। तो पीपीआर जो है वो 30 डेज तक ही उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एंड ये जब कुरियर आया तो हमारे ऑलरेडी 20 दिन चले गए थे, हमारे पास अब सिर्फ 10 दिन थे। अगर हमें अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिली तो शायद वो स्टैम्प ना भी हो एंड वीज़ा अप्रूव ना होते। तो फिर हम लोगों ने हमारे एजेंट का कांटेक्ट किया कि भाई ऐसा क्यों आया है, एंड सबसे पहले तो आप पीपीआर को एक्सटेंड करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो कर दीजिए, के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो उन्होंने सबसे पहले वो किया, एंड उसके बाद हमें पता चला कि जो मेडिकल है वो मेडिकल अपडेट ही नहीं हुआ था। लाइक हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमारा वीज़ा पहले आ गया एंड उसके बाद मेडिकल रिक्वेस्ट आई, तो हमारा जैसे ही मेडिकल ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन ही मैंने जो पासपोर्ट है वो सबमिट कर दिया, जबकि आपको वेट करना पड़ता है मेडिकल अपडेट हो उसके बाद आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। सो या दैट वाज अ बिग मिस्टेक, जो कि हमें बाद में पता चला, हमें वरना पता ही नहीं था। एंड जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि मेडिकल पहले वीज़ा आ जाए, मतलब पीपीआर रिक्वेस्ट आ जाए। तो हमारे केस में कुछ उल्टा ही हुआ एंड हमें लगा हम लकी है, बट वी वर अनलकी। तो सब कुछ बाद में सही हो गया था। तो हम लोगों ने बाद में वेट किया कि मेडिकल अपडेट हो, उसके बाद हम पासपोर्ट सबमिट करेंगे। तो मेडिकल अपडेट होने में शायद 3-4 दिन लग गए थे। सो 3-4 दिन जब हो गए एंड तब तक हमें पता चला कि मेरा जो पीपीआर है वो एक्सटेंड हो गया फॉर मोर 30 डेज़, मतलब कि 30 डेज़ तो उसका था ही, उसमें 30 डेज़ ऐड हो गई। तो फिर वो सब कुछ मतलब सही होता गया एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ली एंड उसके बाद फिर से सबमिट किया पासपोर्ट। तो जैसे ही हमने दूसरी बार पासपोर्ट सबमिट किया उसके 7 दिन बाद वो घर पे आ गया एंड फाइनली इस बार स्टैम्प होके आया था। सो फाइनली आई गोट माई वीज़ा। तो वीज़ा वैसे आ गया था 15 डेज़ में, पीपीआर की रिक्वेस्ट हमें 15 डेज़ में ही आ गई थी। बट यार ये सारा चक्कर था जिससे हमें काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने को मिला। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है सो जस्ट मेक श्योर कि पहले तो आप पीपीआर को एक्सटेंड करा दो ताकि यू विल हैव 1 more month टू प्रोसीड। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स, बिकॉज अगर उनके साथ भी ये ऐसा कुछ होता है तो उन्हें ये हेल्पफुल होगा। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।